मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की समस्याएं। जैसा कि पूर्व हमने अध्ययन किया था और ये भी जानकारी ली थी कि 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तदुपरांत वह लगातार 4 वर्षों तक 4 युद्धों में उसने विजय प्राप्त की और भारत में एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र उसी के द्वारा नियुक्त किया गया उत्तराधिकारी हिसार फिरोजा की जागीर का सूबेदार हुमायूं भारत की गद्दी पर बैठा और 1530 से लेकर 1556 तक उसने राज्य किया। हुमायूं के 1530 से लेकर 1556 के कार्यकाल को हम 2 चरणों में विभाजित करते हैं, 1530 से 1540 प्रथम चरण और 1555 से लेकर 1556 तक के द्वितीय चरण। और इनके मध्य का जो चरण है वो इसका निर्वासन काल माना जाता है और इसी वजह से हुमायूं को एक बेसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और यदि हुमायूं की समस्याओं के बारे में हम अगर बात की जाए तो मैं सीधे मोटे तौर पर राजनीतिक और व्यक्तिगत वर्गीकरण करूं तो हुमायूं की समस्याओं को हम 3 भागों में विभाजित किया कर सकते हैं। पहला, जो हुमायूं को एक पैतृक समस्या मिली थी, यानी बाबर के द्वारा तो निर्मित नहीं थी, लेकिन उसमें उस समस्याओं के उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं था, ना बाबर का था, लेकिन चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी इसलिए पहला उसको जो पैतृक के रूप में मिली थी। दूसरा, हुमायूं की खुद की व्यक्तिगत जो एक व्यक्तित्व था उसके कारण, चाहे वो नकारात्मक बिंदुओं के कारण हुआ हो चाहे उसके सकारात्मक बिंदुओं के कारण हुआ हो, उसके कारण जो उसकी ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी वह उसका बात करेंगे हम। और तीसरी, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की जो परिवर्तन हुआ राजनीतिक परिस्थितियों में, उसके कारण जो हुमायूं को समस्याएं आई और उसके लिए। तो इसलिए हालांकि ये कथन बड़ा वैसा लगता है, लेकिन लेनपुल ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि वो लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते को उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि एक लड़खड़ाहट तो जो है वो राजनीतिक उठापटक की है, राजनीतिक विक्षिप्तता की है, और दूसरी है उसकी एक जिसमें वो खुद शारीरिक विकृत हो गया था और उसके बाद में उसको मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो दोनों जो लड़खड़ाहट है वो अलग अलग प्रकार की है, लेकिन चूंकि इतिहासकार ने ऐसा लिखा है और उसने उसको तालमेल करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इस संदर्भों का उपयोग किया गया है। हुमायूं के बारे में जानकारी हमको अकबरनामा में मिलती है, लेकिन जो मुख्य जानकारी मिली है वो गुलबदन बेगम की उसकी खुद की रचना हुमायूं नामा जो हुमायूं पर लिखी गई है फारसी भाषा में, उसमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। यहाँ मैं पहली बात करना चाहता हूँ पैतृक समस्याओं के बारे में कि हुमायूं ने जो पैतृक समस्याएं प्राप्त हुई, क्योंकि 4 वर्षों तक लगातार बाबर ने साम्राज्य विजय प्राप्त की और चारों बहुत विस्तृत साम्राज्य थे। एक प्रकार से दिल्ली, जिसे भारत का आन बान शान कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो पहला यह था कि दिल्ली प्रांत बाबर ने जीता। दूसरा, मेवाड़ में जहाँ हिंदूपत शाही महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के राजा थे, वो राजपुताना का क्षेत्र पूरा उसने जीता। तदुपरांत आर्थिक संपन्न राज्य मालवा, गुजरात का कुछ भाग चंदेरी के युद्ध में मैथिली राय को हराकर उसने अर्जित किया और उसके पश्चात उसने बंगाल के जो नुसरत शाह को बनाया। यानी उत्तर और मध्य भारत का लगभग सभी साम्राज्य बाबर के अधीन थे और इन सबको जीतने में उसको ज्यादा वर्ष नहीं लगे। 4 वर्षों के भीतर ही उसने विस्तृत साम्राज्य प्राप्त कर लिया। समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जब इतना बड़ा साम्राज्य वो इतने अल्प काल में कर लेते हैं तो फिर प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में क्या निर्णय लिया जाए। जब तक कि वह निर्णय लेता, बाबर इस दुनिया में रही रहा और ये समस्याएं, ये निर्णय का पक्ष वह हुमायूं के लिए छोड़ गया। हुमायूं के लिए ये एक निर्णय का पक्ष नहीं रहा बल्कि एक समस्या के रूप में आया कि वह उन बाबर द्वारा विजित प्रांतों में किस प्रकार की राजनीतिक और प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था सुस्थापित करे। दूसरी बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि बाबर मध्य एशिया से आया था, यद्यपि वह 1520 से प्रयास कर रहा था, लेकिन 1520-26 के बाद उसने स्थायी रूप से यह लेने लग दिया और लगभग 2000 पारिवारिक व्यक्ति उसके इसमें आए थे उसके साथ में। तो उनका जो बाबर के यहाँ के विजय क्षेत्र हुए थे उनमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता था। तो उनकी भी बहुत बड़ी समस्या थी कि वो प्रत्येक व्यक्ति ये मानता था कि बाबर को भारत में स्थायित्व दिलाने के लिए उसका महत्वपूर्ण योगदान है और अब बाबर दुनिया में नहीं रहा तो कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में साम्राज्य का वह भी हकदार है।
तीसरी समस्या ये थी कि बाबर ने अपने चारों पुत्रों से, हालांकि हुमायूं से बहुत प्यार करता था, लेकिन चारों पुत्रों के साथ में उसने विभाजन कर दिया था प्रशासनिक तौर पर, और कई प्रकार से उनको राजस्व में आंतरिक स्वतंत्रता भी दे दी की थी। जिस प्रकार कामरान हिंदाल को बंगाल दे दिया, कामरान को गुजरात दे दिया था। तो ये समस्या इसलिए स्थापित होती कि अब बाबर ने, हुमायूं राजा बना था तो आंतरिक वो स्थापित रहे या नहीं रहे, और भाइयों के साथ में उसका उतना ही प्रशासनिक और राज दरबारी मान सम्मान रहेगा या नहीं रहेगा जितना कि उसका उन भाइयों का पिता के साथ था। क्योंकि बड़ा मुश्किल है, पिता के साथ में अपना एक दूसरा प्रकार का उसका एक मनोवैज्ञानिक सम्मान रहता है, लेकिन भाई के साथ में जो समकक्ष है उसको वह सम्राट मानते हुए करे। तो ये एक भी हुमायूं का समस्या थी कि उनको ये आगाह कराए या उनको ये एक प्रकार से स्वीकृत करा दे कि मैं तुम्हारा सम्राट हूं और तुम्हारी आंतरिक व्यवस्था कैसी भी कुछ भी हो, आप कितने भी स्वतंत्र हो, लेकिन उसका कार्य मैं संपादित करूंगा। एक अन्य समस्या जो उसके पैतृक समस्या उसके साथ में मिली थी कि इनकी चारों जो बड़े प्रांत थे उनकी आंतरिक सामाजिक संरचनाएं और उनके वहां पर जो विशेष कार्य करने वाले थे, चाहे राणा सांगा के साथ में 15-20 राजपूत राजा रहे थे, चाहे इब्राहिम लोधी के साथ रह रहे हो, चाहे बंगाल के नुसरत शाह के साथ रह रहे हो, चाहे महेंद्र के साथ रहते हो, उनमें कौन मुगल दरबार से ये जो स्थापित हो चुका है उनमें सहानुभूति रखता है या उनकी भक्ति रखता है, और कौन विरोध में है, इसका बाबर जजमेंट नहीं कर पाया था अल्प समय में। और हुमायूं के साथ में ये पेंडिंग पड़ा हुआ था क्योंकि उसने ऐसा देखा ही नहीं था। तो हुमायूं भी इस बात को एक समस्या के रूप में लेता था कि मैं वहां पर क्या सभी को अपना आंतरिक जो सूबेदार है या आंतरिक राजा है या जिन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया, जिन्होंने नुसरत शाह का साथ दिया, उनको मैं अपना दुश्मन मानूं या अपना मित्र मानूं। तो एक समस्या उसके साथ में यह भी थी। और दूसरी ये थी कि बाबर ने किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक ढांचा, केंद्रीय प्रशासन ढांचा स्थापित नहीं किया था, राजस्व स्थापित नहीं किया था या राजस्व की दर स्थापित नहीं की थी, और ठीक उसी प्रकार दरबार का वर्गीकरण भी नहीं किया गया था। तो अब उसे ये नए सिरे से स्थापित करना था। एक अब आती है हुमायूं का खुद की समस्या। हुमायूं बेसिकली अगर माना जाए, चूंकि बाबर को भी बहुत अच्छा लालन पालन हुआ था, उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के बहुत अच्छे जाने माने शासक थे, ये बात अन्यथा है, अलग है कि बार बार उनको दर बदर भटकना पड़ा, लेकिन चूंकि उसकी शिक्षा पढ़ती हुई ठीक वैसी ही शिक्षा दीक्षा हुमायूं की हुई थी। तो हुमायूं एक राजा के रूप में, एक राजनीतिक प्रबलता के रूप में अपना विश्वास रखता हो, ये तो ठीक है, अपने सामर्थ्य भी रखता हो, ये भी ठीक है, लेकिन उसका शिक्षाविद के रूप में ज्यादा या एक व्यक्ति के रूप में ज्यादा पहचान जाती है, बल्कि एक कूटनीतिक सम्राट के रूप में। तो बार बार जो हुमायूं के साथ में समस्या आई वो ये थी कि उसको ठोस निर्णय लेने की क्षमता कम थी। और इसका इतिहास में उदाहरण भी है कि जैसे देखते हैं हम कि कर्णवती ने उसको राखी भेजी और हुमायूं इसके विरुद्ध में कुछ आंदोलन करता, ये करता, तब तक बहादुर शाह ने कर्णवती को विजय प्राप्त कर ली थी। चुनार का दुर्ग उसने शेरशाह के विरुद्ध डाला और 7-8 महीने तक डालने के बाद में उसको अविजित रख के वापस आ गया। यानी एक साम्राज्य के विरुद्ध आपने सैनिक अभियान किया और उस साम्राज्य को ये आभास करा दिया कि मैं आपका दुश्मन हूं, लेकिन उस दुश्मन की पूर्ण समाप्ति नहीं की। याद रखिए, इतिहास में पानीपत तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का हार का एक बहुत बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि मोहम्मद गौरी को उसने ये आवाज तो करा दिया था कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हूं, लेकिन उसके विरुद्ध उसको पूर्ण खात्मा करने के पहले ही उसने उसको छोड़ दिया था। और आगे चलकर ये पृथ्वीराज को बहुत बड़ा नुकसान हो, न केवल पृथ्वीराज को बल्कि भारतीय के इतिहास को भी हुआ कि अंतिम मुगल सम्राट माने जाने लगा, अंतिम हिंदू सम्राट माने जाने लगा। ठीक ऐसी की ऐसी स्थिति यहाँ पर हुमायूं के साथ में भी थी कि उसने जब भी उसका शेरशाह के साथ में उसकी हुई तो संघर्ष तो उसने पूर्णतः विजित करने वाला घेरा नहीं डाला, सैनिक और आर्थिक अपव्यय भी किया, समय का अपव्यय भी किया, लेकिन शेरशाह को वह पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाया। तो एक समस्या उसकी ये खुद की थी कि वह तात्कालिक निर्णय लेने में समर्थ था। दूसरा, राजनीतिक कूटनीति से लाभ उठाने की जो एक होती है वह उसमें बहुत भारी कमी थी। और यही कारण आगे चलकर, और अगर हम इनको एक घटना को देखें तो मालदेव ने उसको हुमायूं के विरुद्ध मालदेव ने उसको शेरशाह के विरुद्ध में ये आमंत्रण किया था, लेकिन हुमायूं ने मालदेव पे विश्वास नहीं किया। जब समय निकल गया उसके बाद में उसने मालदेव को वापस निमंत्रण भेजा कि या एक प्रस्ताव भेजा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। तब तक राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थी और मालदेव का दृष्टिकोण भी बदल चुका था। तो यह चूंकि मालदेव के समय से पहले आई थी, इसलिए मालदेव को दोषी नहीं मानते हुए हुमायूं के व्यक्तित्व को दोष मानते हैं। तो हुमायूं का अपना एक व्यक्तित्व था जिसमें तात्कालिक निर्णय कमी, दुश्मन को सही समय पर सही जगह पर उसको आभास करा देना और उसके विरुद्ध में सैनिक व्यूह रचना रमना, ये भी उसकी एक भारी कमी रही है।
और इसका कारण आप देख लीजिए कि कन्नौज के और बिलगान के युद्ध में और चौसा के युद्ध में उसको देखने को मिलता है। और 1540 के बाद में स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसको देश छोड़ना पड़ जाता है। तो ये हुमायूं के साथ में अपनी एक जो निजी समस्याएं थी। दूसरा, वे भाइयों का उसका साम्राज्य विभाजन कर दिया, लेकिन वो भाइयों के विरुद्ध में कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाया। उनको यह नहीं कह पाया कि अब मैं तुम्हारे जिस पिता ने तुमको साम्राज्य दिया उसी पिता द्वारा मैं नियुक्त किया गया हूँ सम्राट हूँ, इसलिए आप जैसे पिता के अधीन थे ठीक उसी प्रकार से आप मेरे भी अधीन हैं। ये उसको आभास नहीं कराया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो उसके भाई थे उन्होंने जो राजस्व की नीति स्थापित की थी वो राजस्व खुद उनके तौर पर दिए। अब उसके बाद में हम 1540-42 के बाद में देखते हैं 1555-56 के भी देखते हैं कि इसके बीच में जो 8 साल रहा वो भारत से निर्वासन का काल रहा। गुजरात से होता हुआ वे राजकोट और अन्य वहाँ चला गया जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है और जहाँ पर अकबर का जन्म होता है अमरकोट में। तो वहाँ इन सब के बावजूद उसको वापस सेना को कलेक्ट करना और वापस भारत में आना और भारत में स्थापित करना, मुगल साम्राज्य को स्थापित करना और यहाँ की जनता को आभास करा देना कि हाँ मैं उसी बाबर का पुत्र हूँ हुमायूं, इसमें उसको 15 साल लगे। तो यानी हम इसको ये मान सकते हैं कि हुमायूं की विचलितताओं का, हुमायूं के जो निर्वासन है वो इतना लंबा काल समय रहा। और तब तक वे भारत नहीं आया जब तक कि भारत पे शेरशाह सूरी का साम्राज्य समाप्त नहीं हो गया। तो हम ये स्वीकार करते हैं इतिहास के तथ्यों के आधार पर, राजनीतिक तथ्यों के आधार पर कि वह शेरशाह का तोड़ या शेरशाह का जो प्रशासन का निवारण नहीं निकाल पाया और निवारण निकालने के पश्चात उन्हें वापस मुगल साम्राज्य को एकत्रित करने में असफल रहा और शेरशाह की मृत्यु के बाद में भी एक राजनीतिक जो हम ये भी है कि मालदेव बहुत बलशाली मारवाड़ का राजा था और जो शेरशाह को चुनौती भी देता था और शेरशाह उससे बहुत ज़्यादा घबराता था। और वो मालदेव जो है आगे होकर मुगल सम्राट की महिमा जानकर उस समय मुगल साम्राज्य के राजनीतिक और सैनिक प्रभाव को जानकर उसे एक निमंत्रण देता है, ऑफर देता है कि वे दोनों सम्मिलित होकर शेरशाह का जो है समाप्ति करें। तब उसके बावजूद हुमायूं ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि हुमायूं इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया कि उसे शेरशाह को चुनना है या शेरशाह के विरुद्ध सैनिक अभियान चुनना है या मालदेव को चुनना है या मालदेव के विरुद्ध सैनिक अभियान चुनना है। ये निर्णय की क्षमता वो नहीं कर पाया। और जब तक वो निर्णय करा उसने तब तक भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत विचलित बहुत क्या कहना चाहिए परिवर्तित हो चुकी थी और इतनी परिवर्तित हो चुकी कि उस समय के हुमायूं के वे अधीन नहीं आ सकती थी। उस समय के हुमायूं उस बदली हुई परिस्थिति में, परिवर्तित परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने में या कोई भी ठोस कदम उठाने में असक्षम था। एक समस्या जो हम और भी इसके आगे बात करते हैं कि हुमायूं बाबर के जो जितने भी लोग आए थे साथ में, जो सैनिक प्रशासन में थे या जो राजस्व प्रशासन में थे या जो प्रशासनिक प्रशासन में थे या जो ताज के प्रति अपनी आस्था रखते थे, हुमायूं इन सब आए हुए लोगों का वर्गीकरण नहीं कर पाया कि मुझे किस व्यक्ति के साथ में कितना उपयोग करना है। याद रहे बाबर ने सैनिक तंत्र में मेहंदी ख्वाजा को उपयोग किया था। वही मेहंदी ख्वाजा बाबर की मृत्यु के बाद में स्वयं को सम्राट घोषित कर देता है, जो कि बहनोई माना जाता है बाबर का। यद्यपि हुमायूं ने उसका निवारण तो कर दिया था, मेहंदी ख्वाजा को समाप्त तो कर दिया था, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हम ये मान सकते हैं कि हुमायूं बाबर के साथ में जो व्यक्ति आए थे, बाबर के साथ में जो जिस प्रकार का कोई भी लोग आए थे, उनका वर्गीकरण करके उनको राज सत्ता के प्रति सकारात्मक उपयोग कैसा हो उस बात को वह नहीं कर पाया। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह रही कि 1530 में वह राजा बना और 1532 में उसने शेरशाह को यह आभास करा दिया चुनार का घेरा डाल के कि तुम्हारी और मेरी राजनीतिक और सैनिक प्रतिद्वंदता है, साम्राज्यवादी तुम रहे हो तो साम्राज्यवादी हम भी रहे। यानी 1532 से लेके 1540 तक जब हुमायूं को देश निकाला हुआ और कन्नौज के युद्ध में वो पराजित हुआ और वो कहते हैं निजाम नामक भिश्ती ने उसकी जान बचाई हुई, तब तक वह शेरशाह के विरुद्ध क्या सैनिक कार्यवाही जाएगा, किन राजपूत राजाओं को, किन मुस्लिम भारत के राजाओं को, किन बड़ी रियासतों को स्वयं के विरुद्ध स्वयं के साथ रहे और शेरशाह के विरुद्ध रहे, इन चीजों को वह स्थापित नहीं कर पाया था और इन चीजों का वह ठोस कदम नहीं हो पाया था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि 8 साल किसी भी राजतंत्र में किसी राजा के लिए बहुत बड़ी होती है और उस राजा के लिए जिसको साम्राज्य तो विजित करना ही नहीं था, जिसको विजित साम्राज्य की व्यवस्था स्थापित करनी थी, उस राजा के लिए इतना ये बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं रहती है। लेकिन अगर समस्या है तो इसका मतलब है कि आप निजी रूप से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो या निजी रूप से आप जब घटनाएं आपके सामने चल रही है तो उसका विश्लेषण करके आप ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हो या आप
उन विजित राज्यों में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहे। इनका सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि हुमायूं को देश छोड़कर जाना। 1542 से लेकर 52 तक भी हुमायूं पंजाब के क्षेत्र में घुसता रहा, यानी पंजाब वो जो पाकिस्तान वर्तमान में है, यानी भारत के भूभाग में, वर्तमान भारत की बात करें अगर नक्शे से, तो वह उस भूभाग तक भी नहीं आ पाया जो दिल्ली के आसपास के साम्राज्य में माना जाता है, जो राजस्थान के आसपास के साम्राज्य माना जाता है, जो गुजरात के, यहां तक वह आ नहीं पाया 10 वर्षों में। यानी 8 वर्ष तो वह शेरशाह का तोड़ नहीं निकाल पाया, और 8 वर्ष तक वह स्वयं को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास भी नहीं कर पाया। तो 26 साल के शासनकाल में 17-18 वर्ष का तो उसका यह शासन रहा। तो ये इसकी एक बड़ी जो कहना चाहिए निजी चरित्र की समस्या थी कि वह ठोस निर्णय लेने में नहीं रह पाया। अब आप राजनीतिक परिस्थितियां की बात करते हैं समकालीन। देखिए, समकालीन राजनीतिक परिस्थिति में पहला उदाहरण हम लेते हैं बहादुर शाह गुजरात का। चूंकि मेदिनी राय को गुजरात को आक्रमण किया और बाबर ने जीत लिया था, तो कुछ गुजरात के लोग ये अच्छी तरह मानते थे कि कभी ना कभी दिल्ली सत्ता जो जब भी मजबूत राजा आएगा वह हमारे पे करेगी। जब गुजरात को यह आभास हो गया, या मेदिनी राय या चंदेरी के आसपास को यह आभास हो गया, तो उसके उपरांत भी उसने बहादुर शाह के साथ में कर्णवती द्वारा आगे होकर भेजे गए निर्णय पर भी कदम नहीं उठाए और बहादुर शाह को नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि बहादुर शाह ने 2 वर्ष तक वहां पर अपना सैनिक व्यूह रचना लगा, चित्तौड़ को भी जीता, आसपास के क्षेत्रों को भी जीता, और उसके बाद जब हुमायूं वहां अपना सैनिक व्यूह रचना लगाकर करा और उसने अस्करी को अपना भाई को वहां नियुक्त कर दिया था, तो अस्करी ने भी बहादुर शाह के साथ नहीं लिया। तो पहला बहादुर शाह, दूसरा ठीक 1532 में चुनार का घेरा, 1536 में फिर घेरा, और 1537, 37, में तो ये था कि शेरशाह को भी यह आभास था कि हुमायूं विचलित मानसिकता का है और इसका मुझे लाभ उठाना चाहिए, और वह एकमात्र मानता था कि जिस दिन उसने मुगल साम्राज्य को पतन कर देगा तब वह इसको स्थापित कर देगी। और इसका यह हुआ कि बिलग्राम और चौसा के युद्ध में जब आक्रमण होता है तो हुमायूं इस बात को निर्णय नहीं पाता कि वो बातचीत करे या आक्रमण करे। उससे पहले ही गंगा के बिहार के ऊपरी तट पर शेरशाह अपना सैनिक चढ़ डाल देता है, और ये महीना मई और जून का रहता है। याद रखिए कि आगे बारिश का मौसम है और तटीय स्थान जो है वो हुमायूं के पास आते हैं और शेरशाह अपना लेता है, तो बारिश के ऋतु में सीधा पानी जो है हुमायूं के शिविर में आ रहा है, इसका पूरा आभास लगाते हुए मान लेता है, और उसे बहुत कहना चाहिए बहुत कैजुअल ले लिया हुमायूं ने कि वह इसको मिल गया। तो ये 3 प्रकार से अपन बात करें। पहला ये कि बाबर द्वारा जो प्रतिपादित वो उसकी समस्या थी, जिसे वे बाबर द्वारा प्रतिपादित तो नहीं किया जाए, लेकिन बाबर के समय से जो धीरे धीरे उसके समानांतर रूप हो रही थी और हुमायूं के सम्राट बनने के बाद में प्रबल रूप में सामने आई, एक समस्या है वो थी। दूसरी समस्या ये थी कि उसके व्यक्तित्व में कुछ कमी थी, जिसके कारण वे एक राजा के रूप में ठोस नहीं पाया। और तीसरी तत्कालीन परिस्थितियां थी, और 3 तत्कालीन परिस्थितियों में भी 2 विशाल बलशाली राजा, मालदेव मारवाड़ के और बिहार का शेरशाह वो नहीं पाए, और इसका परिणाम ये रहा कि बिहार का राजा शेरशाह भारत का सम्राट बन गया। मुगल सम्राट के बीच के निर्वासन काल में भारत में सूर्यवंश की स्थापना हुई, और जिन्होंने लगभग 8-7 साल दिल्ली पर राज किया। और 1555 में जब वह वापस आता है और सूर्यवंश के अंतिम पर आता है, तो 1 वर्ष बाद ही उसकी जो एक दिन बना जो बिल्डिंग बनाई थी उसने उसमें जिसको पुस्तकालय का बात कर दिया दिल्ली में, उससे वो गिरकर उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि हुमायूं की समस्याएं क्या वास्तव में राजनीतिक समस्याएं थी, क्या परिस्थितियां ऐसी थी, या कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व की कमी ने ये स्थापित कर दिया था कि वह इन समस्याओं को अपने भीतर साथ लेकर चलेगा, और असाथ लेकर चलने के कारण उसके प्रत्येक राजनीतिक कदम में, प्रत्येक सैनिक कदम में वह अड़चन का काम करेगी। और हुआ भी ऐसा, इसीलिए लगभग 15 साल उसको भारत से बाहर रहना पड़ा, जिसको राजनीतिक निर्वासन का कहा जाता है। और जब वह वापस आया, उसने सफलता प्राप्त करी, तो वह इस सम्राट रूपी जीवन को ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया और 1 वर्ष में गया। तो कुल मिलाकर ये हुमायूं की समस्याएं उसके राजनीतिक सफलताओं के रोड़े अटकाती रही, राजनीतिक सफलताओं के आगे उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और अगले अध्याय में हम जो है
बाबर एक अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले ये बात बतानी होगी, ये करनी होगी कि सूर्यवंश का अंत किस प्रकार हुआ, रोम में स्थापित की। तो ये आपके सामने मैंने आज हुमायूं की समस्याओं के बारे में ये रखा। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोकिया, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर।